Hello everyone, I hope all are learning from my videos. In last class I completed 8 questions for last year papers. So today I am going to start with forward. So we will not waste a single second. So come to the point. Question number 9. The main factor attribute to the degree of scorching. जो स्क्रॉचिंग जो हमारी आ जाती है जब हमारा जो टारगेट होता है उसके अंदर जब बुलेट एंटर करती है तो ये एक तरह से वो बना देती है ना, एक्सप्रोचिंग होती है, बर्निंग होती है, एब्रेशन। सबसे पहले वो एब्रेशन देगी, एब्रेशन के बाद बर्निंग होगी, बर्निंग के बाद जो स्क्रोचिंग होगी, स्क्रोचिंग के बाद हमारी जो हमारे अनबर्न्ड पार्टिकल होंगे। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारी एब्रेशन बनाती है। तो इसमें कौन कौन से जो स्क्रोचिंग दे रही है, कौन कौन से फैक्टर एट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट करते हैं, तो पहला क्या है, वेट ऑफ प्रोपेलेंट, टाइप ऑफ वेपन, प्रेशर प्रोड्यूस एंड शेप एंड साइज ऑफ बुलेट। तो वेट ऑफ प्रोपेलेंट तो हमारा करता है कितना वेट है प्रोपेलेंट का, कितने भारी है, कैसे है, कितने ट्रैवल हुआ है साथ में। ठीक है, प्रोपेलेंट इसका भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि बुलेट के साथ कुछ तो प्रोपेलेंट आएगा, तो उसके वेट ऑफ प्रोपेलेंट से भी तो जो हमारी स्क्रोचिंग बनती है प्रोपेलेंट के अनबर्न जो छोटे छोटे पार्ट के रूप में, उसकी वजह से बनती है। और टाइप ऑफ वेपन, वेपन के टाइप से तो क्या ही मतलब है, क्योंकि बुलेट पास हुई है तो बुलेट के चीजें बताओ जी। प्रेशर प्रोड्यूस, कितना प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, कितनी मतलब फोर्स से बुलेट हर्ड आउट होके हमारे टारगेट को हिट किया है, कितनी दूर से, मतलब कॉन्टेक्ट, क्लोज डिस्टेंस, फार डिस्टेंस, तो प्रेशर भी मैटर करता है। शेप एंड साइज ऑफ बुलेट भी होना चाहिए, क्योंकि नैरो होगी, स्ट्रीमलाइन बुलेट होगी या बोट टेल होगी, है ना, ऐसे करके थोड़ी सी ऐसे होगी, तो इनकी भी स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो इसका भी शेप एंड साइज पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो मतलब जो इसमें हमारा है मेनली, अब 3 तो है ही नहीं, पर शेप एंड साइज भी देखे जाते हैं बुलेट की, कितना वो होता है, तो अब भी हमें इसके अंदर से देख लेना है। वेट ऑफ प्रोपेलेंट ज्यादा मैटर का प्रोपेलेंट से होता है, और प्रेशर कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो हमारा ए एंड सी ज्यादा सुटेबल है। डी भी है पर क्या नाम है, डी हमारा सी एंड डी के साथ है, पर हमारा वेट भी ज्यादा मैटर करता है, तो हमारा इसका ऑप्शन यही है, ए एंड सी। ठीक है, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होता है, अब हमने किसी ने इथेनॉल लिया अपना, ठीक है, इथेनॉल मतलब अपनी ड्रिंक की अल्कोहल लिया, तो जब इथेनॉल लेते हैं तो इथेनॉल सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, ये याद रख लो थोड़ा सा। ठीक है, इथेनॉल हमारा कन्वर्ट होता है इथेनॉल हमारा सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारा किसके थ्रू होता है, एसिटिक एसिड में। ठीक है, नहीं सॉरी, एसिटाल्डिहाइड, जो हमारा सीक्वेंस है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के यहीं पे हमारे कौन से वाले कोएंजाइम होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद यहाँ हमारी क्रैब साइकिल होती है, जो यहाँ पे बन गया उसको कैसे कन्वर्ट करना है, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर हमारा बनाता है, तो ये है। अब यहाँ पे जो होते हैं एसिटाइल एल्डिहाइड के वो हो रहे हैं, वहाँ फिर एसिटोएल्डिहाइड जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो सारी की सारी होते हैं। और अगर हम मिथेनॉल की बात करते हैं, मिथेनॉल से हमारा अगर किसी ने मिथेनॉल लिया है तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, जो हमारा फॉर्मल है, उसके बाद क्रैब साइकिल होती है, और कई बार इसके अलग से वो भी हो जाते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हमारे 33% मोर टॉक्सिक होती है इथेनॉल के कंपैरिजन में, मोर टॉक्सिक, और जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है 6% मोर टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल्डिहाइड, तो ये याद रखना है। अब हमारे सीक्वेंस देख लो, जो हमारा पहला क्या है, एसिटाल्डिहाइड हमारी बनी है, फिर हमारा एसिडिक एसिड बन गया, उसके बाद हमारे क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम भी इसी के साथ है, फिर क्रैब साइकिल हो रही है, फिर हमारा जो CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा बन रहा है, ये हमारा हो जाता है। अब BACED,
ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग राइफल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बैरल लेंथ। जो हमारी बैरल लेंथ के उस पे इसमें बताना है। ठीक है, अब इसमें बैरल लेंथ पे कौन कितना क्या बड़ा है, इसका ये चीज है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब असेंडिंग मतलब बड़े के बढ़ते क्रमांक में हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमारे छोटी वाली आएगी, तो हम छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी। अब इसमें 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल है, उसके बाद कलाशनिकोव AK-47 है, एनफील्ड और इंसाज। हमारे सबसे छोटी हमारे जो होते हैं AK-47 कलाशनिकोव, वो सबसे छोटी होती है। उसके बाद हमारी आती है इंसाज, जो हमारी इंडिया के 35.6 सर्विस राइफल जो है। इसके इंसाज के बाद हमारे आते हैं 7.62 राइफल। इसके नंबर से देखो 5 है तो छोटा है, 5 से 7 आ गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। अब इसके बाद है हमारी एनफील्ड, सबसे बड़ी हमारी एनफील्ड होती है। तो देखो 47, ये 4 है, सबसे छोटा। इसके बाद क्या है अपना 3.56, उसके बाद 7.62। तो इसका ये सीक्वेंस है, तो आप याद कर लेना। एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फोटोज वगैरह भी दिखा के आपको और क्लियर कर दूंगी। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन कौन कंटेन करता है, ये हमारा पॉइजन का क्वेश्चन आ गया। अब आपको इस पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा पॉइजन कितनी वेटेज उठाता है, क्योंकि लास्ट ईयर का ही पेपर है। तो हमारा स्कोपोलामाइन किसमें होता है, तो क्रिस्टेनियस ये किसमें होता है हमारा, जो हमारा ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरस हो गए, इनके अंदर होता है। इनके अंदर पैराथ्राइडिन होता है, उनके अंदर आता है। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर के होते हैं है ना, उनके अंदर ये हमारा आता है। और जो हमारा OPC वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक क्लोराइड, इनका ही पार्ट है, इसके अंदर आता है। अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, पर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी। एट्रोपिना बेलोडिना, टैक्सस ड्रेफिया, सैनिको वर्निस। तो हमारा जो स्कोपोलामाइन होता है वो हमारा एट्रोपिया बेलोडिना का मतलब एट्रोपी बेलोडिना हमारा स्कोपोलामाइन को रखती है अपने अंदर, टॉक्सिक एज अ टॉक्सिक उसके फॉर्म में रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मर्करी पॉइजनिंग। अब मर्करी पॉइजनिंग ये तो सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जो हमारी आर्सेनिक की वजह से होती है, जो मतलब एक तौर से रेड आपको दिख जाते हैं। डेनवरी ट्रिमर। अब हमारी मरकरी की वजह से कौन कौन से होते हैं, अब मीनामाटा तो सबको पता है, मीनामाटा डिजीज हमारी होती है और जो हमारी फिशेस की उससे होती है, तो ये तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मीनामाटा हमारा इसकी वजह से होती है। मैक्यूरी लेंटिस ये भी हमारी मरकरी की वजह से होते हैं। और डैनबरी ट्रिमर, जो ट्रिमर आ जाते हैं हाथ में, तो थपथपे आ जाते हैं, ये तीनों हमारे इससे होते हैं, मरकरी पॉइजनिंग से। और जो हमारी रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन आता है, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग से होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से होता है। तो हमारे BCD का है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। अब हमारे 14th क्वेश्चन, Which of the following technique is used for presumptive identification of explosive। जो presumptive identification कर रहे हैं एक्सप्लोसिव का, ठीक है। हम स्टार्टिंग में जो presumptive मतलब होता है प्राइमरी, जो हम स्टार्टिंग में एक्सप्लोसिव को देख के हम प्राइमरी कौन सा टेस्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो हमारा है कलर स्पॉट टेस्ट, यूवी वॉयलेट, थिन लेयर, एक्सरे। अब खुद से सोचो, कलर स्पॉट टेस्ट तो 100% श्योरिटी है कि प्राइमरी कलर या स्पॉट टेस्ट हमने वहां पे जाके कर लिया, देख लिया, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। यूवी वॉयलेट ये भी हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव है, इसे हम लैब में आके, लैब के अंदर आके इसको हम कर सकते हैं, है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये तो हमारा सैंपल पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, ये हमारे डिस्ट्रक्टिव है, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी लैब के अंदर आके हो जाता है, ये भी प्राइमरी में आके, ये भी कंफर्मेटरी नहीं काउंट होगा। और जो हमारा एक्सरे और जो हमारे एक्सरे डिफ्रैक्टिव है, ये हमारा क्रोमेट्री है, ये हमारा इसमें नहीं होता, एक्सप्लोसिव में हम इसको नहीं लेके चलते। तो हमारी ये तीनों की तीनों वैसे करेक्ट है, पर हमारी जो मेन पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे है, हम पॉसिबिलिटीज के बेस पे जाते हैं ना, कलर एंड स्पॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट बायोमेट्रिक। अब सॉफ्ट बायोमेट्रिक कौन सा है? अब सॉफ्ट बायोमेट्रिक मैंने कहा था ना, बायोमेट्रिक लास्ट क्लास में मैंने बताया था बायोमेट्रिक्स का क्वेश्चन। अब सॉफ्ट बताना है। अब लिप मोशन, लिप, हमारी लिप की बात आ रही है, लिप है मूव कर लेते हैं आराम से। ये अगर हम इसके प्रिंट लेंगे तो सॉफ्ट होना है, बहुत हार्ड है लिप, तो लिप तो होगा नहीं हमारा। अब पहले पेरिओकुलर जो हमारा आईज का, आपको पता है बायोमेट्रिक इरिस को हम स्कैन करते हैं, तो ये तो श्योर कि सी हमारा होगा। अब ए और सी और बी और सी, ठीक है। लिप मोशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। 1% को आप सोच सकते हो बायोमेट्रिक ले सकते हैं इसका, लिप मोशन तो कैसे ही हो सकता है। टैटू, टैटू भी हमारा बायोमेट्रिक, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मतलब जैसे जब बनाते हैं इसको तो बहुत मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा काउंटेबल होता है, तो ये भी हमारा सॉफ्ट होता है। ऑर्डर, अब स्मेल तो होगी नहीं, स्मेल होगी, स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा बी एंड सी जो पॉसिबिलिटी है बी एंड सी के साथ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, अभी हमारा आ गया मिलान का। इस टाइप के काफी क्वेश्चन होते हैं, मालदी, एक्स, जीएचबी, ऐसे मैं आपको करवाऊंगी। अब आयोनाइजेशन टेक्निक ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मालदी, पैप, सिम्स एंड सीआई, ये हमारे 3-4 तरह की है, ठीक है। और लिस्ट इंसिडेंट बीम, जो बीम उसके ऊपर टारगेट कर रही है। अब जो हमारे मालदी होता है, मालदी के ऊपर कौन सी वाली हमारी बीम, क्या नाम है, इंसिडेंट बीम आ रही है, हाई इंटेंसिटी, जो हमारी, इसको मैं और अच्छे से आपको डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। हाई इंटेंसिटी फोटोन इसके अंदर होता है। और हमारे जो फैब होता है, फैब इसमें न्यूट्रल एटम यूज किया जाता है, न्यूट्रल। और जो सिम कार्ड्स वगैरह हमारी होती है उनके लिए जो होता है हाई एनर्जी बीम ऑफ आयन, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है इसको। और सीआई आयनाइज्ड रिएजेंट गैस, आयनाइज्ड रिएजेंट गैस होती है। तो ए का 3 हो गया हमारा, बी का 4 हो गया, सी का 1 है हमारा, डी का 2 है। ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और ये वीडियोस और जो भी वाई क्यूज की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, एंड मैं रेगुलरली आपको PYQs करवा दूंगी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, श्योर गारंटी है। हाँ, बट औरों का तो पता नहीं। ओके, नाउ आई थिंक सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये मैं आपको हर बार बोल दूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक मिलता है, तो थोड़ा मेरा एंथुसिज्म इंक्रीज होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं भी आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही हूँ कि लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे और क्लासेस होती है, और देखते हो ना आप लोग भी यूट्यूब पे, मैंने भी देखा था अपने टाइम पे जब मैंने नेट यूजीसी की JRF की तैयारी करनी थी उस टाइम पे, कि और सारे जो हमारी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, इनके इतने सारे पेजेस है और इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन से बच्चों को समझाया जाता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं ये इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहती हूँ कि सामने वाले को अंडरस्टैंड हो, और जब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी जब भी मेरे लिए मेरा जो मकसद है वो पूरा होगा, कि मैंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया वो बहुत हेल्पफुल है। तो आई थिंक सो आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियोस एंड मेरा एफर्ट्स, एंड सो बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी।